नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। जनमत यानी आपका मन, आपके मन को, आपके अपने जीवन को, देश को और समाज को पूरी तरह से प्रभावित करने वाली खबरों का वो मंच जो सीधे आपको देश से जोड़ता है। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। खबरों से बाखबर करने के लिए आपके बीच आ चुकी हूं और जनमत में सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होना है, जो आपसे सरोकार रखती हैं, जो देश से सरोकार रखती हैं। तो सबसे पहले हमारे वीर नायकों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। स्वाभिमान से जो भी खिलवाड़ करेगा अब उसके खिलाफ रण होगा, रणघोष होगा। और कुछ ऐसा ही हुआ आज, जहां एक तरफ राणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी, उनका अपमान और उसके बाद भी माफी ना मांगने जैसी परिस्थिति सपा सांसद ने सामने रखी, तो देश के स्वाभिमानियों ने भी बता दिया है कि अब यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अगर माफी नहीं मांगी जाती है, अगर सदस्यता सांसद की रद्द नहीं होती है, तो ये रण और भीषण होगा, क्योंकि अब याचना की नहीं, अब तो रण की बारी है। क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से होगी बात। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे। अब आप देखिए, ये देखकर थोड़ी सी हैरानगी आपको भी होगी कि हिंदुस्तान में हनुमान बैन कहना पड़ रहा है भाई, क्योंकि हमारे ही देश में, हमारे ही देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर पूरी तरीके से आप अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हिंदू वहां नहीं जा सकते हैं, हिंदू पर्व नहीं मना सकते। आज जब पूरे देश में, यहां तक कि 7 समुंदर पार भी सनातनी बजरंगबली महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हों, तो देश की राष्ट्रीय राजधानी में कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर प्रभु को ही बैन कर दिया गया। ये कहानी क्या कहती है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। साथ ही साथ बंगाल की कहानी तो आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से वक्फ के विरोध में बंगाल जल रहा है। यहां पर वक्फ के विरोध के नाम पे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। मोहतरमा ममता के राज में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को आधार मिल रहा है और बंगाल में हिंदुओं के लिए दुर्दशा जैसी स्थिति पैदा हो रही है, उस बंगाल में अब इन सब को रोकने के लिए बीएसएफ लगाई गई है, लेकिन बंगाल के हालत सुधर नहीं रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कुछ और हुआ है। क्या हुआ है, कितनी खतरनाक परिस्थिति बंगाल में बन पड़ी है, कैसे बंगाल बांग्लादेश की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम बातें आज विस्तार से करेंगे। और इसी के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत तस्वीर और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे, जब म्यांमार में प्राकृतिक आपदा आई, लोगों को जरूरत हुई मदद की, सहयोग की, तो भारत सबसे बड़ा मित्र बनकर उभरा। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए किस तरीके से म्यांमार की पुनर्रचना में ब्रह्मा का काम कर रहा है, यह भी बताएंगे आपको विस्तार से। तो चलिए हम खबरों के सफर को शुरू करते हैं और इन खबरों के साथ ही सबसे पहले बात आपको बाखबर करने की, सावधान करने की, सचेत करने की और एक अपील करने की कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी हिंदुस्तान की अस्मिता से जुड़े, उसकी संस्कृति परंपरा से जुड़े, तो ज़रूरत है कि आज अगर आपके अस्तित्व और अस्मिता पर प्रहार हो रहा है तो आवाज़ बुलंद कीजिए। आज ऐसी ही एक आवाज़ बुलंद की गई। याद होगा आपको, लोकतंत्र का मंदिर, संसद के अंदर एक सांसद जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जो अपने नाम में राम लिखते हैं लेकिन काम रावण का करते हैं, रामजी लाल सुमन, जिन्हें अगर बाबर सुमन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वही सपा सांसद हैं जिसने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हमारे वीर नायक, वीर सपूत महाराणा सांगा जी का अपमान किया था, उनके लिए अभद्र टिप्पणी की थी। और ये वही सदन था जहां तमाम विपक्षी पार्टियों ने, जब महाराणा सांगा जी का अपमान हो रहा था, उस वक्त मौन साधना की थी। वो मौन, वो बयान बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन इस देश में जिस तरीके की राजनीति फल फूल रही है, वो अपने आप में सवाल पैदा कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वीर नायकों का अपमान, क्या ये बर्दाश्त के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी
वीर का अपमान यानी हमारे स्वाभिमान का अपमान, और इसीलिए उस स्वाभिमान को ललकारा है जिसने उन्हें भी ये समझना होगा कि हिंदू ताकत, क्षत्रियों की शक्ति क्या कहती है। आज ललकार, हुंकार हर तरफ से नजर आई जब स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि रामजीलाल सुमन को, सपाई सांसद को माफी मांगनी होगी, अखिलेश यादव को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, अखिलेश यादव को भी माफी मांगनी होगी और लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ऐसे सांसद की सदस्यता रद्द करनी होगी। यही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। हुंकार है, ललकार है। तस्वीरें बहुत आई, क्योंकि तस्वीरें बड़ी थी इसलिए सुदर्शन न्यूज की एक बड़ी टीम भी आगरा पहुंची हुई थी। हर कोने पर, हर चप्पे पर आज जब ये झंकार, ये हुंकार, ये ललकार, ये रण और ये रणभेरी गुंजायमान हो रही थी, उस वक्त सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर था। मेरे सहयोगी सागर कुमार, सूरज प्रताप, संगीता झा, ये तीनों ही सहयोगी आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बने, उसके साक्षी बने, और साफ तौर पर जब उनकी मौजूदगी यहाँ थी, सुदर्शन के कैमरे पर जिस तरीके से राजपूत समाज ने आकर अपनी हुंकार, अपना रणघोष किया है, वो ये बताता है कि यह आक्रोश शांत नहीं होने वाला है। ये बताता है कि ये रोष समाप्त नहीं होने वाला है और ये आक्रोश तब तक जीवित रहेगा जब तक कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, ऐसे बयानबाजी करने वाले, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। तो वीर नायकों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा और यही वजह रही कि क्षत्रिय समाज का खून खौला और आज जिस तरीके से रणभेरी भरी गई, 3 लाख से ज्यादा क्षत्रिय, राजपूत, स्वाभिमानी आगरा में जुटे। करणी सेना की यह रक्त स्वाभिमान रैली थी जो सीधे तौर पर यह कह रही थी कि ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुदर्शन इस समय पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर, जहां पर राणा सांगा जी के अपमान को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। यहां पर तमाम देश भर के अलग अलग जगह से जो है क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह से बाबर सुमन ने जो राणा सांगा जी का अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? ये तो बाबर की औलाद जिस तरह से राणा सांगा जी का अपमान किया है और आज देश भर के लाखों क्षत्रिय जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मांग है आपकी? राइट हरिद्वार से आए हैं। माय नेम चड्डा बाबा श्री सीताराम, ठीक है, साइलेंट रहने के लिए। और ये जो अशब्द बोला गया है संसद भवन में या कहीं भी, कोई भी अशब्द ना बोले, चाहे वो घर हो चाहे संसद भवन हो। जो भी ये टिप्पणी किए हैं उसको अगर वो माफी मांग लेते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो बाकी करनी सेना छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और भी बहुत सारे तमाम जो क्षत्रिय लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं जिलाध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ जिला आगरा का। तो घर जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं बाबर की औलाद के घर पे? नहीं, क्यों जाएंगे? ये राणा सांगा जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, हम किसी के घर पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन कह रहे थे कि वहाँ पर भी कुछ लोग जाने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व सब इकट्ठा हुआ है और 5 बजे तक आराम से सम्मेलन। क्या क्या मांगे हम आपके यहाँ से? हमारी मांगे हैं कि जो रामजीलाल सुमन ने जो हमारे पूर्वजों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह। उसके पहले तो नाम से राम जी हटा देना चाहिए, बाबर सुमन यहाँ से। उसने जो अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ठीक है, ये मांगे हैं। उसके साथ ही हमारे जो करणी सैनिकों पे जो कार्रवाई हुई है हमारा भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने जो उनको टॉर्चर किया है वो निलंबित तो हो। हमारी 8 सूत्री मांग है जो आज प्रस्तावना यहाँ से रखी जाएगी मंच से। अलग अलग जगह से लोग जो हैं धीरे धीरे कर इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे ही दिन चढ़ेगा वहां पर ये लोग भी काफी इकट्ठा होंगे। और देखिए जैसे कि यहाँ पर जिस तरह से राणा सांगा जी का अपमान किया गया, तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये पूरा मंच लगाया गया है, अकबरपुर का ये इलाका है और आगरा का ये इलाका है जहाँ पर ये अकबरपुर है। वहाँ पर ही तमाम जय श्री राम के, जय राजपूताना, किस तरह से जवाब देंगे आज इस बात? सुबह का तो जवाब तो मैं आज नहीं कल नहीं, जवाब तो देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे।
आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। साफ सीधा कहना है यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोगों का कि ये माफी लायक नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से अब कई जो मांग होंगी यहाँ पर कुछ ही देर बाद मंच यहाँ पर है और तमाम अलग अलग देश के कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और क्या क्या मांग होगी सुदर्शन न्यूज पर आपको पल पल की खबरें अकबरपुर से देता रहेगा। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, अकबरपुर। महाराणा सांगा के अपमान के बाद जो है आप देखिए कि करणी सेना के जो कई लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं आगरा में, जहाँ पर जो है मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, क्या आप लोगों की क्या मांग क्या है? देखिए, मांग की बात करें तो आपने देखा कि सुमन जो बाबर सुमन है उसने हमारे पूर्वज महाराणा सांगा के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, जिसका हम लोग विरोध कड़ी संख्या में यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा था कि हम ही लोग सपा सरकार को हम ही लोगों ने बनाया, क्योंकि राजपूत ने ही सपा सरकार को जिताया। अब की बार 2027 में सपा सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजपूत ही नहीं जो है हमारे साथ है। हमारे महाराणा सांगा का अपमान लेने के लिए हमें किसी भी हद तक अगर गुजरना होगा तो हम गुजरने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बंटू ठाकुर, जिला औरैया से हूँ, भारतीय राजपूताना राइफल का पूर्व सैनिक भी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो हो रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी देश को तोड़ने वाला है, जो भी आक्रांताओं की विचारधारा, आक्रांताओं की महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, और आपको पता है पूरे देश ने सुना है कि देश की उच्च सदन में बैठकर जिस तरह से उच्च तुच्छ बाबर सुमन ने देश के महापुरुष, देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले हमारे महाराणा सांगा के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको ये पूरा देश, पूरा सनातन राष्ट्र भक्त पूरा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये लड़ाई अनवरत इसी तरह और बड़ा को आज देश को दिखाओ। सपा सांसद रामजी लाल ने जिस तरीके से राणा सांगा जी का अपमान किया, वो अपमान सिर्फ राणा सांगा जी का नहीं, राजपूतों का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का था। और उसी का विरोध करने के लिए आज यहाँ कुबेरपुर में क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ टेंट लगा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महज कुछ ही देर में यहाँ पर 50,000 से 60,000 राजपूतों की संख्या होगी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, क्या नाराजगी है, क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं। मैं बंटू सेंगर, जिला औरैया से हूँ, भारतीय सेना की राजपूताना राइफल से पूर्व सैनिक भी हूँ। जो राणा सांगा का अपमान भारत की उच्च सदन में बैठकर उस बाबर की विचारधारा वाले एक दुष्ट बोलूंगा, रामजी लाल कहूं तो गलत होगा, उस सुमन ने जो आज देश का महापुरुष होगा और इस देश के सभी सनातन भारतीयों का अपमान किया है, उस अपमान के लिए वो जब तक महाराणा सांगा की स्मारक पर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगेगा, तब तक ये सभी राष्ट्र प्रेमी सनातन और ये पूरा राजपूताना परिवार इसी तरह अनवरत संघर्ष करेगा। और वो संघर्ष की ताकत आज इस ऐतिहासिक भूमि से, ऐतिहासिक भीड़ के साथ आपको दिखाई भी देगा। देखिए, पहले जिस तरीके से सपा ने अपमान किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया, तो क्या लगता है पूरा विपक्ष राजपूतों के खिलाफ हो गया है? देखिए, एक बात बताऊं, जैसा कि आपने पूछा है कि सपा ने इसका विरोध किया, तो ये सपा को तो 2027 में पता चल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है ना चोट देंगे ना, वो किससे देंगे? हम लोग वोट से चोट देंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने लगातार उसका समर्थन किया है, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारे पूर्वज के सम्मान में कोई भी सांसद, क्या कोई भी अगर अपमान बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ कुछ ही लोग आए हैं, फिर भी कुछ ही लोग आए हैं। हम तो ये कह रहे हैं करोड़ों की संख्या होगी राजपूतों की। यदि इस प्रकार के बयान, अगर इस प्रकार के बयान संसद में बैठकर तुच्छ प्रकार के नेता के द्वारा दिए जाएंगे, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका कड़ा से कड़ा विरोध किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आक्रोश यहीं थमने वाला नहीं, और यही वजह रही कि जब ये आक्रोश, ये रोष सामने आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। शूरवीर राणा जी को शौर्यपूर्ण रूप से सम्मानित करते हुए लिखा कि मेवाड़ के परम प्रतापी योद्धा महाराणा सांगा जी को, जिनका जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग
और शौर्य की अनुपम मिसाल है। धर्म रक्षा और स्वाभिमान के लिए उन्होंने जिस साहस से मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों का सामना किया, वो आज भी हर भारतीय के हृदय में गर्व और प्रेरणा भर देता है। राणा सांगा न केवल युद्ध भूमि के महारथी थे, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। उनकी जयंती पर हम सब उन्हें कोटशः नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। उनका शौर्य युगों युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान में सिंचित करता रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट बताता है कि शौर्य पुरुषों का किस तरीके से नमन करना चाहिए, लेकिन जो लोग ये बातें भूल गए हैं उनके लिए ही ये आक्रोश है। उन्हें सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनौती तो सिर्फ आगाज भर है। क्या हिंदुस्तान में बहुसंख्यक होना अब अपराध है? क्या अपने भगवान के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालना एक संवेदनशील मुद्दा हो गया है? दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। हैरानी की बात, वजह बताई गई इलाका संवेदनशील है। अब संवेदनशील इलाका बनाता कौन है? जो पत्थर फेंकते हैं या वो जो शांति से जय श्री राम का जय घोष करते हैं? क्या प्रशासन अब त्योहार मनाने वालों को ही रोकेगा और दंगाइयों से डर जाएगा? क्या कानून अब डर के साए में काम करेगा या न्याय के सिद्धांत पर? क्या प्रशासन भूल गया है कि हनुमान जन्मोत्सव मनाना उकसावा नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है, संस्कार है, संस्कृति है। लेकिन जब बहुसंख्यक समाज अपनी भावनाओं को सामने बार बार कुचलता हुआ देखता है, तब सवाल उठता है कि क्या हिंदू अब अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बन चुका है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन विडंबना देखिए कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज को ही बार बार अपने धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जाने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा को दिल्ली पुलिस ने ये कहकर अनुमति नहीं दी कि इलाका संवेदनशील है और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या कानून व्यवस्था संभालना प्रशासन का काम नहीं है? लेकिन असली समस्या से लड़ने का रास्ता आसान नहीं, इसकी बजाय उस पर रोक लगा दीजिए जो शांतिपूर्ण हो, यानी कि हिंदू समाज। 2022 में इसी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों द्वारा किए गए पथराव को आज बहाना बनाकर बार बार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। विडंबना यह है कि सड़कों पर जबरन नमाज पढ़ना, लाउड स्पीकर से 5 बार अजान देना, इन पर रोक लगाने की बात होती है तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है। लेकिन जब हनुमान भक्त अपने भगवान के जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकालना चाहें तो प्रशासन उसे खतरनाक मानता है। इस देश में अब ये सोचने का समय है कि संवेदनशील इलाका आखिर बनता कैसे है। क्या किसी हिंदू बाहुल्य इलाके में मुस्लिम त्योहारों पर ऐसा बैन लगाया जा सकता है? नहीं। तो फिर आज जब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बात आती है तो वहां हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों को आखिर क्यों रोका जाता है? क्या हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं? ये केवल त्योहार मनाने का सवाल नहीं, ये आस्था के अधिकार और आत्मसम्मान का भी सवाल है। अगर सरकारें हिंदुओं के पर्वों पर ही रोक लगाएंगी, वो भी इस डर से कि कुछ लोग हिंसा करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि कट्टरपंथियों की जीत हो रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आती है और जिनकी पार्टी दिल्ली सहित कई राज्यों में शासन कर रही है, उनका ये दायित्व है कि हिंदू समाज को विश्वास दिलाएं कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। डबल इंजन की सरकार का क्या लाभ यदि वो अपने ही बहुसंख्यक समुदाय को सुरक्षा नहीं दे सकती? आज जरूरत है कि एक स्पष्ट संदेश देने की कि भारत के सभी धर्मों का सम्मान अधिकार है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता दूसरे की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं, बल्कि श्रद्धा और संस्कृति का उत्सव है। यदि इसे ही रोका जाएगा तो ये साफ संकेत होगा कि प्रशासन तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा है। हिंदू समाज अब जाग चुका है, अब उसे रोकना आसान नहीं। संविधान हमारे
धार्मिक पर्वों को मानने की आजादी देता है। अगर कोई इस आजादी को चुनौती देता है तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से जवाब भी मिलेगा। अब समय है कि राष्ट्र सबसे पहले हो और राष्ट्र की आत्मा हिंदू संस्कृति से है, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो हिंदुओं को अब दबाया नहीं जा सकता और देश को अब एक स्पष्ट संदेश भी देना चाहिए कि इस देश में दंगाई सर्वोपरि नहीं बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की आत्मा हिंदू संस्कृति है और कोई इसे दबाने की कोशिश करेगा तो हिंदू समाज लोकतांत्रिक तरीके से जवाब जरूर देगा। जनमत में अब बात करेंगे उस राज्य की जहां की मुखिया कहती तो है कि वो माँ माटी मानुष को मानती है, लेकिन यहां तो ना मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है और ना ही मानुष सुरक्षित है। जी हां, हम मोहतरमा ममता के पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जहां एक बार फिर से आग लगी है और इस बार भी आग कट्टरपंथी मानसिकता की ही है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज और सूती जैसे इलाकों में जो खून खराबा हुआ वो केवल एक कानून के विरोध की प्रतिक्रिया नहीं थी, वो पल की एक सोची समझी अराजकता थी जिसमें जिहादी भीड़ ने खुलेआम हिंसा की। प्रशासन तमाशबीन बना रहा। शुक्रवार को जिस तरह से मुर्शिदाबाद की सड़कों पर जिहादियों का दंगा नाच हुआ, पुलिस वैन जलाई गई, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए गए, बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई, उसने ये साबित कर दिया है कि ये विरोध नहीं, सीधा सीधा आतंक है। एक पिता पुत्र की लाश उनके घर से बरामद होना, एक किशोर की गोली लगने से मौत हो जाना, क्या ये है लोकतांत्रिक विरोध? या 3 लोगों की हत्या भारत की आंतरिक सुरक्षा को दी जा रही सीधी चुनौती है? मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के सिलसिले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा के दौरान पुलिस वैन सहित कई वाहनों में आग लगा दी गई, सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, सड़कें ब्लॉक कर दी गई। हिंसा की घटना में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, अनेक अब भी जख्मी हैं। कई लोग जो मासूम लोग हैं, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं, वो भी इस आतंक की चपेट में आए। ममता बनर्जी ने हिंसा के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, हम वक्फ कानून के पक्ष में नहीं हैं, पश्चिम बंगाल में यह कानून लागू नहीं होगा। तो फिर सवाल उठता है और सवाल उठना भी चाहिए कि जब राज्य सरकार खुद कह रही है कि वो वक्फ कानून को लागू नहीं करेगी, तो ये उग्र प्रदर्शन क्यों? किसके इशारे पर और किस एजेंडे के तहत ये आग लगाई जा रही है? क्या ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है? साफ है कि ममता सरकार इन हिंसक भीड़ को ना रोकना चाहती है, ना ही चुनौती देना चाहती है, क्योंकि यही भीड़ उनका वोट बैंक है। यही कारण है कि जहां आम जनता खून में लथपथ पड़ी है, वही सरकार अपने राजनीतिक समीकरण को साधने में लगी है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। आप लोग दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृहमंत्री जी को सब मालूम। देखिए, वक्फ बिल समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के बाद, यानी पहले वो बिल संसद में आया, फिर संयुक्त संसदीय समिति के पास गया, संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत व्यापक उसके ऊपर विचार विमर्श किया और फीडबैक लिए, फिर दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति महोदया के साइन के द्वारा कानून बना है। परंतु अभी भी कुछ लोग इसमें जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि ये ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार की उग्रता, आक्रामकता
भारत की व्यवस्था के प्रति अवमानना इसमें दिखाई पड़ती है। तो चूंकि इंडी गठबंधन के पार्टी हैं, तो मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं, आपने कहा था आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है, तो क्या ये इंडियन स्टेट से लड़ने का एक तरीका है? और ममता जी को भी हमें बता देना चाहते हैं, ममता जी किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, याद रखिएगा ये वही बंगाल था जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन भी जिन्ना ने यहीं से शुरू किया था। ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। सरकार के द्वारा संरक्षित वहां पर जो वक्फ बिल के पास होने के बाद विरोध करवाया जा रहा है, उसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी जी की सरकार को, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहां भाजपा की सरकार आ रही है और वक्फ संशोधन बिल पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। क्या स्थिति है, अराजकता अपने चरम सीमा पर है और बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। विरोध हो रहा है, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर आगजनी करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों की हत्या करना, क्या वाकई ये विरोध है या फिर सोची समझी साजिश हिंदुओं को खत्म करने की? अब आकलन खुद हिंदुओं को करना होगा, खुद हिंदुओं को समझना होगा कि जब तक हम असंगठित रहेंगे तब तक ऐसी शक्तियां हावी होती रहेंगी। इसलिए संगठित होकर आवाज उठाइए। संगठन में ही शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती हो, और इसीलिए जब संगठित होकर हम किसी भी दुखद स्थिति में सहयोगी बनते हैं तो वो एक बड़ी तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। म्यांमार में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जहां चारों ओर तबाही और निराशा का माहौल था, वहीं पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सेवा और रणनीतिक समर्थन का एक नया अध्याय लिखा। इस अभियान के तहत भारतीय सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और चिकित्सा सहायता को प्राथमिकता दी है। 11 अप्रैल को भारतीय सेना के इंजीनियर्स की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर मंडले में इरावदी नदी पर ऐतिहासिक ओल्ड आवा ब्रिज का निरीक्षण किया। याद होगा आपको, इस ब्रिज के बारे में, इस पुल के बारे में कहा जाता है कि यह क्षेत्र में आवागमन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। उसकी संरचनात्मक मजबूती की जांच कर सेना ने क्षेत्र की पुनर्बहाली की दिशा में अहम कदम उठाया है। मंडले में स्थित भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल अब तक 2221 मरीजों का इलाज कर चुका है, जिनमें अकेले 11 अप्रैल को 289 मरीज शामिल थे। इस बीच इस अस्पताल में अब तक 49 बड़ी सर्जरी हो चुकी है, 6000 से अधिक लैब जांच हो चुकी है, 24/7 इमरजेंसी सेवाएं लगातार दी जा रही हैं। यह अस्पताल भूकंप पीड़ितों के लिए एक उम्मीद बनकर आया है, राहत का एक जीवंत केंद्र बनकर आया है। ऑपरेशन ब्रह्मा सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। भारतीय सेना ने यह साबित किया है कि वो न सिर्फ सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन की भी सुरक्षा करती है। जहां एक ओर सेना पुलों को फिर से खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वो टूटे हुए दिलों और जिंदगियों को भी जोड़ने का काम लगातार कर रही है। ये भारत है और ये भारत की सेना है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के वीर सपूतों को कैसे भूल सकते हैं। ऐसे ही वीर नायक, वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी 345वीं पुण्यतिथि आज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री ने वीरता को नमन किया और साथ ही कहा
कि खुद को आलमगीर कहने वाला औरंगजेब जीवन भर महाराष्ट्र में मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। वो मराठों से हारा और इसी धरती में दफन किया गया। औरंगजेब की समाधि इसी धरती पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, उनकी एकता की विरासत देश के लिए प्रेरणा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वधर्म और स्वराज्य के आदर्श स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्य तक सीमित न रखें। उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस देश को प्रेरित करता है। जनमत में अब आपसे अनुमति लेने का समय हो रहा है, लेकिन क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है, हर जगह बजरंगबली महाराज की जय हो रही है, तो आज एक बहुत अनोखी तस्वीर के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ कुछ दिन पहले ही रामनवमी पर आपने देखा था अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ था, और आज राम भक्त हनुमान जी का भी सूर्य तिलक हुआ है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, ये रोचक तस्वीरें हैं, ये आस्था से जुड़ी तस्वीरें हैं। ये ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसे रंगाई स्थित दादाजी मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में ठीक दोपहर 12 बजे दुनिया ने देखा। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जब 12 बजे भगवान सूर्य ने प्रभु हनुमान का सूर्य तिलक किया, यह आयोजन अपने आप में अनूठा, अद्वितीय, अकल्पनीय हो गया। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं जनमत में, और चलिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।